प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो समास के कुछ बिंदु रह गए थे वो बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये छठा समास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किन पदों में होता है? जहाँ समास के समस्त पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। विशेषण बिंदु आपने पढ़ लिया था। विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अथवा उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहा जाता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जैसे मुख चंद्र। मुख चंद्र, अब इसमें दो पद है, एक मुख है और एक चंद्र है ना। तो किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। ये मुख हो गया उपमेय, और किससे तुलना हो रही है? चंद्रमा से। ये हो गया उपमान। यानी मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध इसमें होना चाहिए। अब जैसे हम देखें, ये नीला आकाश। नीला आकाश जो पद है, इसमें एक तो है नीला और एक है आकाश। तो नीला आकाश, नीला तो हो गया विशेषण और आकाश हो गया विशेष्य। एक विशेषण और एक विशेष्य। इसका विग्रह क्या होगा? इसका हम यदि विग्रह करें समास का तो हो जाएगा नीला है जो आकाश। नीला है जो आकाश। अब आकाश की तो विशेषता बताई जा रही है, तो ये तो हो गया विशेष्य, और आकाश की विशेषता नीला शब्द से व्यक्त हो रही, ये हो गया विशेषण। तो विशेष्य और विशेषण का संबंध हो गया। यहाँ कर्मधारय समास होगा, और इसका विग्रह क्या होगा? नीला है जो आकाश। नीला आकाश का तात्पर्य या विग्रह क्या होगा? नीला है जो आकाश, विशेष्य विशेषण। ये आ गया चंद्रमुख। चंद्रमुख, अब मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही इसमें, है ना। जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान। या तो ये इसका हम ये कर रहे हैं, चंद्रमा रूपी मुख। चंद्रमा रूपी मुख। तो मुख तो हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। उपमेय और उपमान का जहां संबंध हो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। अब ये तीसरा है महापुरुष। महान है जो पुरुष। अब पुरुष की क्या विशेषता हो गई? महान। ये विशेष्य, क्योंकि जिसकी तुलना की जाती है वो विशेष्य, और जिससे तुलना की जाती है वो विशेषण। पुरुष की क्या विशेषता है? महान। तो विशेष्य और विशेषण का संबंध यहाँ बोध हो गया, इसीलिए यहाँ कर्मधारय समास है। महान है जो पुरुष, इसका विग्रह होगा श्वेत पत्र। श्वेत है जो पत्र। श्वेत पत्र। श्वेत है जो पत्र।
तो पत्र की विशेषता क्या होगी? श्वेत। विशेष्य पत्र और श्वेत विशेषण है। तो विशेष्य और विशेषण का यहाँ संबंध बोध हो गया, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। महात्मा, महात्मा का विग्रह महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब आत्मा की क्या विशेषता हो गई? ये महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता हो गई महान। तो आत्मा तो विशेष्य और महान विशेषण, यहाँ कर्मधारय समास हो गया। विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। विद्या की तुलना किससे कर दी? धन से। विद्या धन, विद्या रूपी धन। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए उपमान। विद्या है उपमेय और धन है उपमान। भवसागर, भव रूपी सागर, भव रूपी सागर। किसकी तुलना की जा रही है? भव की। भव का मतलब संसार। संसार की तुलना किससे की जा रही है? सागर से। यहाँ रूपक दे दिए हैं, भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर। संसार की तुलना सागर से, यह संसार को सागर का रूपक क्यों दिया है? क्योंकि जिस प्रकार से सागर में हर छोटी बड़ी चीज समाहित हो जाती है, डूब जाती है, उसी प्रकार से ये संसार भी सागर के समान है। इसमें भी बहुत सारे जीव जंतु, दैत्य, दानव, मानव, न जाने कितने लोग इसमें डूब गए, इसमें समा गए। इसलिए यहाँ संसार की तुलना सागर से है। अंधकूप, अंधा है जो कूप। कूप का मतलब कुआं। कुएं की क्या विशेषता है? अंधा है। अंधा का मतलब अनंत जो कुआं होता है, जिसके अंत का पता नहीं होता, जिसके तह का पता नहीं होता, उसको अंधकूप। तो कूप, कूप कुआं। कुआं की क्या विशेषता है? अंधा है, उसका कुछ पता नहीं कितना गहरा है। फिर है दही बड़ा। तो दही में डूबा हुआ है जो बड़ा। अब बड़ा की विशेषता क्या है? दही में डूबा हुआ है। बड़ा की विशेषता है दही में डूबा हुआ, दही बड़ा। तो विशेष्य और विशेषण हो गया। बड़ा तो हो गया, ये इसमें विशेष्य और विशेषण है। तो विशेष्य तो है बड़ा, किसकी विशेषता बताई जा रही है? बड़ा की। और बड़ा की क्या विशेषता है? वह दही में डूबा हुआ है, वह दही में डूबा हुआ है। इसीलिए यहाँ कर्मधारय समास है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली है जो गाड़ी। अब गाड़ी की क्या विशेषता है? गाड़ी की विशेषता है कि वो रेल पर चलती है। रेल क्या होती है? जो पटरी बोलते हैं ना, रेलिंग। रेल गाड़ी, गाड़ी कौन सी? रेल पर चलने वाली, पटरी पर चलने वाली। तो यहाँ विशेष्य और विशेषण का संबंध हो गया। वन मानुष, वन में रहता
है जो मनुष्य, वन मानुष, वन में रहता है जो मनुष्य। मनुष्य की क्या विशेषता है? वन में रहता है। तो कहने का मतलब उदाहरण तो अनंत हैं और अनेक उदाहरण होते हैं, लेकिन इसमें दो स्थिति होंगी तो कर्मधारय समास आएगा। एक तो समस्त पदों में विशेष्य विशेषण हो, या विशेष्य विशेषण नहीं हो तो उपमेय और उपमान हो, तो ही कर्मधारय समास आएगा। अब हम देखें लास्ट अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्राय अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द जो कभी नहीं बदलता है, जो सदा एक सा होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्राय अव्यय होता है, हमेशा नहीं होता है, प्राय होता है। और कभी कभी प्रथम पद अव्यय न होकर नाम पद भी होता है। नाम पद का मतलब संज्ञा पद, संज्ञा पद भी होता है, लेकिन समस्त पद अव्यय हो जाता है। संस्कृत के समस्त उपसर्गों की गणना अव्ययीभाव समास के अव्यय के अंतर्गत की जाती है। अतः उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। उपसर्ग देखो, ये प्रति उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, बे उपसर्ग है, ये संज्ञा पद आ गए, है ना। तो जिनमें प्रथम पद अव्यय हो या प्रथम पद नाम पद हो, संज्ञा हो, लेकिन समस्त पद मिलकर के अव्ययी भाव बन जाते हैं। जैसे प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का मतलब है, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिन दिन, है ना। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक दिन। फिर आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, इसका विग्रह हम इस उपसर्ग को अलग कर दें और ये कर दें तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये उपसर्ग है, उपसर्ग को अलग कर दें तो ये इसका विग्रह हो जाएगा। फिर यथाशक्ति। यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, है ना। फिर यथा समय, यथाशक्ति, यथा समय। यथा समय का विग्रह क्या होगा? समय के अनुसार, समय के अनुसार। फिर है आजीवन। आजीवन, यहाँ आ उपसर्ग आ गया तो आजीवन का हो जाएगा जीवन भर। आजीवन का विग्रह हो जाएगा जीवन भर, क्योंकि आ उपसर्ग है इसमें, और इसमें उपसर्गों की गणना अव्ययीभाव समास में की जाती है। आमरण, मरण तक, है ना। आमरण का मतलब मृत्यु तक या मरण तक। बेखबर, बेखबर का बिना खबर के, बिना खबर के। अब ये तो आ गए उपसर्ग युक्त। अब उपसर्ग युक्त के बाद में आता है संज्ञा पद। संज्ञा पदों में प्रथम पद संज्ञा होता है और दूसरा पद भी संज्ञा होता है, लेकिन दोनों पद मिलकर के अव्ययीभाव समास बन जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। जैसे गली गली तो हो जाएगा प्रति गली, है ना। गली गली प्रति गली, तो ये प्रति उपसर्ग आ गए हैं क्या? चाहे ये है। इसके बाद में ये आ गया रातों रात। रात ही रात में, रात ही रात में, ये विग्रह हो गया।
तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और कभी कभी प्रथम पद अव्यय न होकर नाम पद होता है, लेकिन समस्त पद अव्यय हो जाते हैं। संस्कृत के समस्त उपसर्गों की गणना अव्ययी भाव समास के अंतर्गत की जाती है। आज आपके ये समास पूरे हो गए हैं और 6 समास हैं आपके पाठ्यक्रम में। अब हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। इन समासों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके याद करने हैं, क्योंकि हर बार बोर्ड परीक्षा में निर्धारित अंक के ये समास पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।